हेलो गाइस, मैं नाइन स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हमारे इस चैनल में वेलकम है, स्वागत है, खुश आमदीद है। हम इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ाएंगे इंटर बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 का हिंदी मॉडल पेपर 2, जो हिंदी आपका है और एग्ज़ाम होने वाला है आपका, जिसमें कि 100 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन रहेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस मॉडल सेट के ज़रिए हम पढ़ाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। इसको देख करके आप एग्ज़ाम देने के लिए जाइए और बेहतर से बेहतर तरीके से आप अपने ऑब्जेक्ट का सॉल्यूशन कीजिए, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा हम इस चैनल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, होम साइंस, इसके अलावा उर्दू विषय की भी तैयारी कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम हिंदी पेपर मॉडल सेट 2 से क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर करें कि निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 100 में से केवल 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर चयन करें। चुने गए प्रश्न के सही विकल्प को चिन्हित करें। आपका क्वेश्चन में 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिनमें से 50 ऑब्जेक्टिव का ही सॉल्यूशन करना है। 1 से लेके 100 तक जो आपको जौन सा प्रश्न इजी लगता है और आपको कंफर्म होना चाहिए कि ये क्वेश्चन हमारे लिए सही है, तो उन्हीं क्वेश्चंस को आप टिक करना है और उसको गोला करके और हमारा शीट में फुल करना है। जिसमें कन्फ्यूज़न है उस क्वेश्चन को छोड़ देना है और आगे बढ़ जाना है। तो चलिए आप फटाफट हम पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन में है, कहता है कि प्रगति और समास, क्या है? प्रगति और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? पहला क्वेश्चन में कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि इसका आंसर होगा वाद विवाद संवाद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आदमी शब्द है। तो ये आदमी कौन सा शब्द है? अंग्रेजी, फारसी, अरबी या ती? तो क्या है ये? आदमी फारसी शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आदमी जो है वो फारसी शब्द से आया है, फारसी लैंग्वेज से आया है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के भेद हैं। स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के भेद हैं, तो वाक्य के 3 भेद हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है मैं देखता हूँ वाक्य है। मैं देखता हूँ कौन सा वाक्य है? बिल्कुल सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 5 में कह रहे हैं कि त्रिश किस प्रकार की रचना है? त्रिश किस प्रकार की रचना है? तो आधुनिक त्रासदी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? कहीं नहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो ऑप्शन नंबर 1 अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो इसका सही आंसर है कारा अधीक्षक के पद पर थे। कारा अधीक्षक, कारा कहते हैं जेल को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 8 में कह रहे गूलर का फूल होना मुहावरा का अर्थ है। तो गूलर का फूल होना मुहावरा का क्या अर्थ होगा? तो ऑप्शन नंबर सी कभी भी दिखाई न देना, यानी गूलर का फूल दिखाई नहीं देता है कभी, इसीलिए कहता है कि इसका मुहावरा का अर्थ होगा कभी भी दिखाई नहीं देना। 9 नंबर में कह रहा है कि हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था? हेनरी लोपेज का जन्म सन 1937 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 10 नंबर में कह रहा है कि भीड़ शब्द संज्ञा है। भीड़ शब्द कौन सा संज्ञा है? तो भीड़ शब्द समूहवाचक संज्ञा है, यानी भीड़ में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, इसलिए वहाँ लोगों की भीड़ हो जाती, यानी कि एक समूह हो जाता, तो वो समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है यात्रा शब्द है, तो यात्रा शब्द कौन सा शब्द है? तो यात्रा स्त्रीलिंग शब्द है। सफ़र जो है यात्रा स्त्रीलिंग शब्द है। यात्रियों कृपया ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि चमक शब्द है। चमक शब्द कैसा शब्द है? तो चमक शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी। साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। 13 नंबर में कह रहा है कि महान रूसी कथाकार कौन थे? इनमें से इन चारों में से महान रूसी कथाकार कौन थे? तो लेव तोल्स्टॉय था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे कि 1817 से 90 के बीच मोपासां की लगभग कितनी कहानियाँ प्रकाशित हुई? तो ऑप्शन नंबर सी यानी 300 कहानियाँ लगभग प्रकाशित हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी कि वाक्य का उदाहरण है। तो ये कौन सा वाक्य का? तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, क्योंकि इसमें कहता है कि मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी कि वाक्य का उदाहरण है। तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 16 नंबर में कह रहा है कि शुद्ध वाक्य है। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें शुद्ध वाक्य है ये बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। यह वाक्य इसमें शुद्ध है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। 17 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे कि रक्षक शब्द में प्रत्यय है। तो रक्षक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो अक है, अक। ऑप्शन नंबर सी रक्षक। तो छ में औ का उच्चारण है और को इसमें क्योंकि प्रत्यय शब्द के आखिर में जो आता है उसको हम क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। और उपसर्ग जो शब्द के शुरू में रहे उसको हम उपसर्ग कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो इस पाठ के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, जो बिहार के ही एक कवि हैं। बिहार के ही रहने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 20 नंबर का प्रश्न है, कहता है कि पुराण शब्द का विशेषण क्या है? तो पुराण शब्द का विशेषण है पौराणिक। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 21 नंबर में कह रहा है कि यह नया माल है। इस वाक्य में नया शब्द है। तो नया जो शब्द है वो कौन सा शब्द है? तो नया इसमें विशेषण है। क्या है? विशेषण की यानी उसकी विशेषता बतलाते हैं। वो माल है, उस माल की विशेषता को बतलाना ही विशेषण कहलाता है। जैसे यह बकरी काली है, ये काली क्या है? उसकी विशेषता को बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो भगत सिंह ने कहा है कि देश सेवा के बदले दी गई फांसी को ही सुंदर कहा है, सुंदर मृत्यु कहा है। ऑप्शन नंबर सी इसलिए कि भगत सिंह को बहुत कम उम्र में ही फांसी पे चढ़ा दिया गया था। प्रश्न संख्या 23 में कह रहे कि निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निराधार शब्द का संधि विच्छेद होगा निहझोर आधार। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 24 नंबर में कह रहा है कि यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो यशोदा का सही संधि विच्छेद होगा यश जोर दा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है रामपुरवा कहाँ है? रामपुरवा कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर
ए यानी भितिहरवा के पास है रामपुरवा। ऑप्शन नंबर ए। अब चैप्टर को पढ़े होंगे तो इसको समझ में आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 26 नंबर में करें कि परलोक शब्द में उपसर्ग है। परलोक शब्द में उपसर्ग क्या होगा? पर होगा। पर उपसर्ग यानी ऊपर जो आया उसको उपसर्ग कहते हैं, जो आखिर में आता है, बाद में आता है, उसको परतीय कहते हैं। यहाँ ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 27 नंबर में करें कि सपरिवार शब्द में उपसर्ग है। सपरिवार शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 28 में कह रहे मुन्नी कौन थी? तो मुन्नी बिश्नी की बेटी थी, मुन्नी, जो काफ़ी प्यारी थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 29 नंबर में कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई थी? तो मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु लगभग सन 1548 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ये भी एक कवि थे, बहुत ही मशहूर थे, बहुत ही विख्यात थे। 30 नंबर में कह रहा है ईमानदार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ईमानदार शब्द का विलोम शब्द बेईमान होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 31 नंबर में कह रहे रात का विलोम शब्द क्या होगा? तो रात का विलोम शब्द दीन होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इस तरह का अगर प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। तो एग्ज़ाम की अगर तैयारी आप करेंगे तो आपको यकीनन मज़ा आएगा। हर एक क्वेश्चन इजी होता है, टफ नहीं होता है। आप पढ़ने पर आप जैसा पढ़ेंगे वैसा ही आपके सामने क्वेश्चन नज़र आएगा। खूब अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चंस हलवा लगेगा, अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चंस पत्थर लगेगा। अगला है 32 नंबर में करें कि तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया था? तुलसीदास अपने ज़माने में किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया था? तो कहते हैं कि अवधी और ब्रज भाषा को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहे हैं जो खाने योग्य हो वह है, तो क्या है वो? खाद्य पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 34 नंबर में कह रही कि कार्य करने वाला डैश के लिए एक शब्द है। तो कार्य करने वाले यानी कार्यकर्ता, जो आदमी काम करता है उसको कार्यकर्ता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 35 नंबर में कह रहे कि नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र क्या है? तो उसका काव्य रचना क्षेत्र है वृंदावन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 36 नंबर में कह रहे कि शेरसिंह का शस्त्र संपन्न नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया था? शेरसिंह का, तो कहता है कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 37 नंबर में कह रहा है कि चंद्रशेखर शब्द कौन समास है? तो चंद्रशेखर शब्द क्या है? बहुब्रीहि समास है। कौन समास है? बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 में करें कि रसोई घर शब्द को कौन समास है? रसोई घर शब्द कौन समास है? तो रसोई घर तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 39 नंबर में कह रहा है कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है? तो कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। अब तक जो भी इस वीडियो को लाइक नहीं किए फटाफट लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। 40 नंबर का प्रश्न है अंगूठा चूमना मुहावरा का अर्थ क्या है? तो खुशामद करना, किसी को बार बार किसी चीज़ के लिए खुशामद करना कहता है अंगूठा चूमना। 41 नंबर में कह रहे कि साकार का विलोम शब्द क्या होगा? साकार का विलोम शब्द होगा निराकार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। 42 नंबर में कह रहे हैं कि निश्चय का संधि विच्छेद क्या है? निश्चय का तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए निह जोर चय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है।
43 नंबर में कह रहा है कि भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं। भूषण तो कहता है रीति काल के कवि माने जाते हैं भूषण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 44 नंबर में कह रहे कि देवता का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो देवता का पर्यायवाची शब्द है देव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 45 नंबर में कह रहा है कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है। तो रघुवीर सहाय का जन्म स्थान लखनऊ है, उत्तर प्रदेश। यूपी की राजधानी लखनऊ है, वहीं उसकी जन्म स्थान है। 46 नंबर में कह रहे कि मलयज की रचना नहीं है। तो मलयज की रचना क्या नहीं है। ऑप्शन है न आने वाला काल। न आने वाला काल मलयज की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 47 नंबर का प्रश्न है ज्ञात का विलोम शब्द क्या होगा। तो ज्ञात का विलोम शब्द अज्ञात होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 48 नंबर में कह रहे कि भारत का विशेषण क्या होगा। तो भारत का विशेषण भारतीय होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। 49 नंबर में कह रहे हैं कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। तो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 50 नंबर में कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था। तो 1883 में हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इसका। 12 नंबर कहता है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 52 नंबर में कह रहा है पलटन का विदूषक कौन है था। पलटन का विदूषक था वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ये वीडियो कैसा लग रहा है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे आप लोग। माटी के मरते रचना किसकी है। माटी के मरते किसकी रचना है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी। आपको बता देते हैं कि राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर भी कहा जाता है। कलम का जादूगर भी कहा जाता है उसको। राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर भी कहा जाता है। कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। 54 नंबर में कह रहा है कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। तो शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर की लिखा हुआ है। 55 नंबर कह रहा है कि अज्ञ के पिता का नाम था। उसके पिता का नाम था डॉक्टर हरिनंद शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। 56 नंबर में कह रहे कि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके बीच लड़ा था। तो कहता है कि जर्मनी के बीच लड़ा था। इंग्लैंड जर्मनी के बीच लड़ा था। 57 नंबर में कह रहे कि चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए। चंपारण में धांगड़ आए थे छोटा नागपुर से, जो अभी आपका 58 नंबर में कह रहे कि सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। सिपाही की माँ जो एकांकी है वो किस संग्रह से लिया गया है। तो वो कहता है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इसका। 59 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन परले की छाया के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद परले की छाया के कवि हैं। 60 नंबर में कह रहा है सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं। तो कौन है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कौन सी रचना मलयज की नहीं है। कौन सी रचना मलयज की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी
सुनो राधिके मलयज की रचना नहीं है। 62 नंबर में कह रहा है कि पंडित राम अवतार क्या थे? तो पंडित राम अवतार थे ज्योतिषी और वैद्य। कौन थे? ज्योतिषी और वैद्य थे वो। 63 नंबर में कह रहा है कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 12 मई 1895 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 64 नंबर में कह रहा है कि पद्मावत के रचनाकार कौन है? तो पद्मावत के रचनाकार है मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? तो सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य नाम था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 66 नंबर में कह रहा है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो तुलसीदास का मूल नाम राम बोला था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 67 नंबर में कह रहा है कि भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो भक्तमाल के रचयिता नाभादास है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 68 नंबर में कह रहा है भूषण के पिता का नाम क्या था? तो भूषण के पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 69 नंबर का में कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? तो जयशंकर प्रसाद वाद छायावाद के कवि थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो साथियों आपका सभी चैप्टर से ये क्वेश्चंस उठाया गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो के आखिर तक देखिए, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा और इसको देखिए और आप जा कर के एग्ज़ाम दीजिए। आपका 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो जाएगा 100% गारंटी के साथ। 70 नंबर का प्रश्न है बिखरे मोती क्या है? तो बिखरे मोती कहानी संग्रह है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 71 नंबर में कह रहा है शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है? तो शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम है धर्म देवी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 72 नंबर में कह रहा है कि मुक्ति बोध की माँ का नाम क्या था? तो मुक्ति बोध की माँ का नाम पार्वती बाई है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 73 नंबर में कह रहा है कि अर्शीवाद का संधि विच्छेद क्या होगा? अर्शीवाद का संधि विच्छेद होगा अशेहजोरवाद। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इस वीडियो के आखिर में हम आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड 2-3 बात कहेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, तो इसलिए वीडियो के आखिर तक आप लोग बने रहेंगे ताकि वो बात सुनकर के भी आपको ये समझ में आए कि हमको एग्ज़ाम में किस तरीके से सवालों का जवाब देना है, किस तरीके से सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना है। तो ज़रूर वीडियो के आखिर तक आप रहेंगे और वहाँ आप 2-3 बात को सुनेगा जो काफ़ी एग्ज़ाम से रिलेटेड बेनिफिट होगा आपको। अगला प्रश्न है, कहता है कि 74 नंबर में कह रहा है कि नायक किस संधि का उदाहरण है? तो नायक जो है वो अयादी संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी। की संधि का उदाहरण क्या है? तो नायक की संधि का उदाहरण है अयादी संधि। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 75 नंबर में कह रहे कि सदैव किस संधि का उदाहरण है? तो सदैव विरोधी संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 76 नंबर में कह रहे कि जनमति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जनमति का संधि विच्छेद होगा सतहमति। ऑप्शन नंबर डी इसका होगा, यानी सन्मति का संधि विच्छेद सतहमति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 77 नंबर में कह रहा है कि दश है आनन जिसके अर्थात दशानन, इन रावण में कौन सा समास है? तो रावण में बहुब्रीहि समास है। 10 है जिसके आनन ने 10 हाथ, रावण के कितने हाथ हैं? 10 हाथ है, तो ये बहुब्रीहि समास हो गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 78 नंबर में कह रहे कि गजानन शब्द किस समास का उदाहरण है? तो गजानन शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
79 में कह रहे कि चरण कमल में प्रयुक्त समास है। चरण कमल में प्रयुक्त समास है कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। घुड़सवार में समास है। घुड़सवार में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 81 में कह रहे कि अतिशय का विलोम शब्द क्या है। तो अतिशय का विलोम शब्द होगा कम, यानी अतिशय यानी ज़्यादा हुआ, उसका उल्टा हो गया कम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 82 में कह रहा है कि आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा। तो आकर्षण का विलोम शब्द होगा विकर्षण। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 83 में कह रहे कि पूर्ण का विलोम शब्द क्या होगा। तो पूर्ण का विलोम शब्द होगा अर्ध। अर्ध यानी आधा, पूर्ण के माने पूरा, तो उसका उल्टा हो जाएगा आधा। 84 में कह रहा है कि अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा। तो अनाथ का हो जाएगा सनाथ। 85 में कह रहे कि धुंधला में कौन सा प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर ए धुंधला में ला प्रत्यय है। और उपसर्ग क्या है इसका धुंध। धुंध उपसर्ग जो हो जाएगा और ला प्रत्यय हो जाएगा। 86 में कह रहा है कि निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है। इन्हें गलत कह रहा है कि इनमें से कौन सा गलत है। 3 सही है और 1 गलत है। तो जैसे पक्षिक ये आपका गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दैविक उसमें इक लगा है, सामाजिक जिक उसमें भी इक लगा है, भौमिक उसमें भी इक लगा है। पक्षिक पक्षिक कोई शब्द सही नहीं है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 87 में कह रहा है कि विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय यानी उसमें बाद में कौन सा शब्द आ रहा है उसको ध्यान में। तो ऑप्शन नंबर सी यानी आन आ रहा है, विज्ञान आन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है कि निर्वासित में प्रत्यय है। निर्वासित में क्या प्रत्यय है। तो निर्वासय में इत प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 89 में कह रहे कि अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो अमृत का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। रसलाल अमृत का पर्यायवाची नहीं है, यानी ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हुआ। यानी अमीय सुधा पीयूष ये अमृत का पर्यायवाची शब्द है। 90 में कह रहा हाथी का पर्यायवाची नहीं है। तो हाथी का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है। तो हाथी का हस्त पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। बाकी गज कुंभी वारण ये क्या है हाथी का पर्यायवाची शब्द है। 91 में कह रहे काठ का उल्लू मुहावरा का अर्थ क्या होगा। तो कहते हैं कि मूर्ख। काठ का उल्लू यानी मूर्ख होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 92 में कह रहा है कि कुप मंडूक होना मुहावरा का अर्थ क्या होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी अत्यंत सीमित ज्ञात होना, ये जिसको कहते हैं कुप मंडूक होना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 93 में कह रहे कि कच्चे घड़े पानी भरना मुहावरा का अर्थ हुआ यानी ठीक ढंग से काम ना करना। कच्चे घड़े पानी भरना ठीक ढंग से काम नहीं करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। 94 में कह रहे कि चूड़ियाँ पहनना मुहावरा का अर्थ हुआ कायरता दिखाना। कायरता दिखाना चूड़ियाँ पहनना। 95 में कह रहा है कि रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो रात्रि का पर्यायवाची हो जाएगा विभावरी। विभावरी रात्रि का हो जाएगा विभावरी पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन नंबर डी राइट। 96 में कह रहा है कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। इंद्र का यानी माधुआ मधुआ। इंद्र का क्या हो जाएगा पर्यायवाची शब्द मधुआ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 97 का प्रश्न है बेईमान में कौन सा उपसर्ग है। तो बेईमान में बे ऑप्शन नंबर सी इसका उपसर्ग है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी।
98 नंबर में कह रहा है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कौन सा शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 99 नंबर में कह रहा है कि विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? तो विज्ञान में कहते कि विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? तो विज्ञान में आखिरी प्रश्न है प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रतियुक्त है, यानी कौन सा होगा? तो प्रति में ऑप्शन नंबर डी प्रतियुक्त होगा। तो साथियों मैं आप लोगों को कहा था कि 2-3 बात मैं आपको लास्ट में वीडियो को बताएंगे। तो अब तक आप लोग को ये ऑब्जेक्टिव कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं आपको 2-3 बात ये बताना चाह रहा हूँ कि साथियों आप एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं तो एग्ज़ाम हॉल में जब जा रहे हैं तो आप बिल्कुल टेंशन मुक्त जाएं, इत्मीनान से अपनी जगह पे बैठें, रोल नंबर देख करके। और क्वेश्चंस जब आपको मिलेंगे और कॉपियाँ मिलेंगी तो कॉपी को फोल्ड कर देना है 4 हिस्से में। उसके बाद एक पेज छोड़ करके आपको लेफ़्ट साइड से शुरू करना है, को 3-4 भाग में फोल्ड करना है, एक हिस्से में क्वेश्चन प्रश्न लिखना है। उसके बाद आपको सही सही साफ साफ शब्दों में आंसर देना है। तो आसान आंसर देना कैसे है? तो सबसे पहला काम करना है आपको कि क्वेश्चंस को पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे, एक तरफ से पढ़ते जाएंगे। आपको जहां क्वेश्चंस में डाउट लगा कि ये क्वेश्चन मिस कर रहे हैं, गलत है, तो उससे आगे बढ़ जाना है। आप 1 नंबर से शुरू कर रहे हैं, अगर कंटिन्यू जा रहे हैं कि आपने सारा क्वेश्चन का जवाब हमको आ रहा है तो एक तरफ से OMR शीट में फुल करते जाना है। या आप सही क्वेश्चंस का आंसर जिसको दे पा रहे हैं उसको टिक लगाते चले जाइए। आप देखने कि लगभग मेरा 50 हो गया तो आप फिर OMR शीट को फुल करना शुरू करेंगे। और ध्यान रहे कि वही ऑप्शन जो हम क्वेश्चन में चुने हैं जो सही है उसी क्वेश्चंस का, यानी ऑप्शन सी अगर हम चुने हैं तो ऑप्शन सी को ही हम OMR शीट में फुल करेंगे। ये नहीं कि वहाँ सी लगाएं और यहाँ डी फिल कर दिए, तो इससे आपका क्या हो जाएगा? आपका 1 नंबर बेकार हो जाएगा। तो मिस नहीं करेंगे साथियों। उसके बाद आपका जब दीर्घ प्रश्न लघु प्रश्न दीर्घ प्रश्न आएंगे तो उन प्रश्नों में भी जो प्रश्न आपको बिल्कुल पक्का याद है, सही है या नहीं पढ़े हैं कभी और कुछ ना कुछ उसके बारे में कुछ भी जानते हैं तो उसको अच्छे से सजा करके बना करके उसी से रिलेटेड अपने शब्दों में लिख लेंगे। यानी कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि उसके बारे में सही फॉर्मूला तो नहीं जानते सही ढंग से, लेकिन उसके बारे में कुछ भी हम जान रहे हैं तो उसी को बना करके अच्छे से लिख देंगे और आपको नंबर मिल जाएगा। कभी भी किसी भी क्वेश्चंस को ऐसे ही नहीं छोड़ना है, कुछ न कुछ लिख देना है, जिससे आपको कुछ न कुछ नंबर देने में वो एग्जामिनर मजबूर हो जाएंगे। इसीलिए आप किसी भी क्वेश्चंस को नहीं छोड़ेंगे और याद रहे कि जितना क्वेश्चंस मांग रहे उतना ही क्वेश्चंस का जवाब देना है। मतलब 10 मांगा 11 दे देना है, ये नहीं करना है। तो आप सब बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।